नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईरान में जो घटना हुई है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम थे, मतलब इब्राहिम रईसी, वो और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे हुसैन अमीर अब्दुल्लायान, ये और इनके साथ 9 लोग और, ये किस तरह से मारे गए हैं, इनकी मौत का कारण क्या है, आज हम बात करेंगे इसका। क्या ये हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि ईरान जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है और जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आए दिन रचता रहता है, उसमें ये दोनों बातें संभव हैं। लेकिन दुनिया भर में जो बातें चल रही हैं उसमें हादसा कम, साजिश की तरफ इशारे ज़्यादा चल रहे हैं। इसको आज समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि ईरान की जो एविएशन कंडीशन है, जो वहाँ की हवाई सेवाएं हैं, हवाई जो वहाँ का बेड़ा है जो विमानों का, वो किस तरह का है, कितना पुराना है और इसके पीछे कारण क्या है। तो बात करते हैं कल शाम से, रविवार के शाम 5 बजे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान से लगती हुई अजरबैजान की सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करने गए थे जो अजरबैजान ने बनाया है और उसमें दोनों देशों का कॉपरेशन था। तो अजरबैजान सरकार के निमंत्रण के ऊपर इब्राहिम रईसी और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन, वो गए थे। कुछ और इम्पोर्टेंट लोग भी उसमें शामिल थे हेलीकॉप्टर में। 3 हेलीकॉप्टर वहाँ गए और 3 हेलीकॉप्टर ही वापस आ रहे थे। तो अब बात यह है कि कल शाम 5 बजे उड़ाए हेलीकॉप्टर, इब्राहिम रईसी को लेकर जो हेलीकॉप्टर उड़ा, ये लापता हो गया और 2 अन्य जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो अपने गंतव्य के ऊपर आ गए, तेहरान आ गए। अब बात यहाँ यह है कि अकेला इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब कैसे हुआ। दूसरी इसमें साजिश की जो गुंजाइश है वो ये कि हेलीकॉप्टर चला रहे जो पायलट हैं उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। यानी कि कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है किसी विमान में तो उसका एयर ट्रैफिक से कंट्रोल कम्युनिकेशन होता है और वो बताता है पायलट की ये स्थिति है, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ। लैंडिंग में कोई परेशानी आ गई है, कोई मैकेनिकल खराबी आ गई है, कोई पीछे का पंखा टूट गया है, या एरोडायनेमिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या रास्ता भटक गया है, तो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका कॉन्टैक्ट होना, कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है, जरूरी रहता है और अक्सर करके कम्युनिकेशन होता है। अनलेस कि कोई अननोन कंडीशंस ना हो जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये बात जरूर है कि ये जो बेल हेलीकॉप्टर्स हैं जो ईरान के पास में हैं और राष्ट्रपति को जो लेकर आ रहा था हेलीकॉप्टर, ये बेल अमेरिकन कंपनी का हेलीकॉप्टर है और बेसिकली ये 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर हेलीकॉप्टर है। तो इतने वीआईपी को कोई हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो कम से कम ईरानी अथॉरिटीज़ को ये तो देखना चाहिए था कि 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का जो हेलीकॉप्टर है, जो ईरान में गए हुए ही करीब 45 साल हो गए हैं उसको, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस जिस तरह की लगी हुई हैं यूएस की तरफ से, उन सैंक्शंस में ये जो इनके पास विमान हैं जितने भी, इन विमानों की कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। इनका साजो सामान ईरान के पास तो है नहीं और यूएस इनको देता नहीं, और यूएस के सैंक्शंस हैं इसलिए पश्चिमी देश भी नहीं देते ईरान को। तो इस तरह की कंडीशन में ईरान का ये पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, इससे पहले वहाँ जो शासक थे यानी डायनेस्ट थे, बेसिकली तो बादशाह थे, तो उनकी सत्ता को जब पलटा जाता है तो 1979 या 1979 के पहले का ईरान और आज का ईरान बहुत चेंज वाला ईरान है। यानी कि 1979 से पहले का जो ईरान था एक मॉडर्न लुकिंग, एक साइंटिफिक और एक जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड के साथ, पूरी दुनिया के साथ ताल से ताल मिलाता हुआ देश था। लेकिन ये जो इस्लामिक रेडिकलाइज्ड लोग हैं, इन्होंने ईरान में अपना इस्लामिक कार्ड खेला और जो उस वक्त ईरान की जो मुस्लिम आबादी थी वो भी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना आबादी के चाहे कोई व्यक्ति वहाँ घुस सकता है। आबादी ने तो चाहा होगा कि शरिया लॉ आए, और आबादी के पीछे कौन लोग होंगे ये भी इतिहास का सब्जेक्ट है। लेकिन रोहेल्ला खमेनी ने ईरान की जनता के नाम
संदेश भेज भेज कर उस वक्त रुहुल्लाह ख़ुमैनी रिवोल्यूशनरी लीडर बना और यूरोप की धरती पर चला गया निर्वासन में, और यूरोप की धरती से रेडियो प्रसारण करता था और उसको ईरान की जनता सुनती थी, ईरान के यूथ सुनते थे। राजशाही से संभवतः वहाँ कुछ परेशानियाँ तो थी और लोग अमेरिका से नाराज़ थे। असल में राजशाही अमेरिका के नज़दीक थी, अमेरिकन इफेक्ट ज़्यादा था, और जो इस्लामिक जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके लिए एक बहाना था कि देखो किस तरह का ज़माना आ गया है, प्रोफेट के ज़माने में क्या था, इस्लाम कहाँ से उठा था, आप देखो आपके यहाँ तो अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है और पूरा क्रिश्चियन रीति रिवाज आ गया है, पूरी क्रिश्चियन कल्चर आ गई है। तो क्रिश्चियन से बेसिकली इस्लाम की ख़ानदानी दुश्मनी जिसको कह सकते हैं आप, जिस दिन इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है वहाँ के थोड़े ही दिनों बाद से क्रिश्चियंस को भी उसी कैटेगरी में रख दिया गया जिस कैटेगरी में यहूदी और हिंदू को रखा गया। तो क्रिश्चियन कल्चर को भी लाइक नहीं किया जाता जैसे यहूदी और हिंदू कल्चर को लाइक नहीं किया जाता। तो अमेरिकन इफेक्ट था, महिलाएं बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस के अंदर कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, सड़कों पर खुला मामला था। सड़कें जैसे आज इंडिया में है, आप देख सकते हैं, कमोबेश थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी आज भी है। पाकिस्तान उतना रेडिकलाइज नहीं हो पाया है, मॉडर्न फैशन आज भी है पाकिस्तान में, इंडिया में है। इसी तरह बांग्लादेश में भी उस तरह का असर नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की हालत जो है वो और ईरान की हालत से आप मेल कर सकते हैं, दोनों ही रेडिकलाइज्ड है। तो ये स्थिति ख़मेनी ने की, और 1979 में जैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, पूरी दुनिया ने, दुनिया के जो भी पावरफुल देश थे उन्होंने ईरान से दूरी बना ली, और ये दूरी ऐसी बनी कि ईरान ने उसकी परवाह नहीं की। ईरान को लगा कि हम शरिया लॉ के ऊपर ही चलते रहेंगे और चूंकि हमारे पास ऑयल है तो दुनिया तरसेगी, लेकिन ऐसा हो न सका और ईरान की धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। 1979 से पहले खरीदे हुए जो विमान थे वो आज भी ईरान की सिविल एविएशन में भी और ईरान की मिलिट्री में भी, यानी कि वहाँ की एयरफोर्स में भी शामिल हैं एयरक्राफ्ट। एवरेज एज यदि इन विमानों की देखें तो करीब 30 साल की एवरेज एज आती है। इसका कारण यह है कि 45 साल पहले सप्लाई हुए मैक्सिमम, लेकिन इन सैंक्शंस को देखते हुए ईरान ने एक पहल की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, वो थी न्यूक्लियर के बारे में, कि भाई हम हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो सीमित कर देंगे यदि आप हमारी सैंक्शन हटा दें। तो अमेरिका समेत ये जो पश्चिमी ताकतें, इन्होंने एक राय करी और अमेरिका ने कुछ रियायत दी, जिसको परमाणु संधि के नाम से जाना जाता है। ईरान की वो स्थिति 2015 में बनी, और उसका नतीजा ये रहा कि जो पश्चिमी देशों की कंपनियां थी, विमानन कंपनियां, उन्होंने ईरान के साथ डील की, और वो डील क्या क्या हुई वो ज़रा हम आपको बता देते हैं। 2015 में ये अमेरिका ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ हैं और ये जो न्यूक्लियर डील है इसमें हम हैं साथ। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 2016 में 118 कमर्शियल जो विमान हैं इनकी डील की ईरान ने एयरबस कंपनी के साथ, और बोइंग के साथ 17 बिलियन की डील 80 विमानों के लिए की। और ईरान की एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी असेमन ने भी बोइंग के साथ में एक डील की जिसमें 30 विमान खरीदने की ये एग्रीमेंट्स हुए। इसके साथ ही फ्रैंको इतालवी एयरक्राफ्ट ATR से भी डील हुई और इसमें 20 नए टर्बोप्रॉप विमान बेचने की बात कही गई। ये डील्स हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के पास नए विमान आने की संभावनाएं बन गई, और ये जो संभावनाएं बनी तो इसमें जो पुराना बेड़ा था उसमें कुछ सुधार की भी बातें हुई, मेंटेनेंस की भी, कुछ साजो सामान भी आया, तो कुछ सुधार भी हुए उन विमानों में, क्योंकि विमान हादसे ईरान की एक रवायती सी बात है। यदि हम पिछले 25 साल की बात करें तो इतने विमान हादसे हो चुके हैं, वहाँ करीब 2000 लोग इन विमान हादसों में, हेलीकॉप्टर हादसों में मारे गए हैं, और इनमें वहाँ के रक्षा मंत्री, यातायात मंत्री, थल सेना के कमांडर्स, वायुसेना के कमांडर्स भी मारे गए हैं। ये स्थिति वहाँ की विमानन की, एविएशन की स्थिति है। कोई मतलब उनके पास ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि वो अपनी इन स्थितियों को सुधार सकें। और साथ ही ये भी कि
यदि हम देखें कि इसको आप यूं भी दे सकते हैं कि 8.5 करोड़ के देश के पास विमानों की संख्या यदि देखें तो कतर जैसे छोटे से देश से भी 10 टाइम्स कम है। ये स्थिति है ईरान की आज की। और यदि हम इसको यूं भी देखें कि पैसे की कोई कमी नहीं है ईरान के पास में, लेकिन होता यह है कि जब आप किसी रेडिकलाइज्ड वे में चले जाते हैं तो फिर आपको दिक्कतें आती हैं, और जब आप पूरे विश्व को मानते ही नहीं हैं तो आपको फिर कौन तो टेक्नोलॉजी देगा और कौन आपके साथ में ऐसी बात करेगा जिससे कि आपका मॉडर्नाइजेशन हो जाए। आप देखें जरा कि ये जो बेल 212 जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अमेरिकी कंपनी बेल हेलीकॉप्टर, अब आजकल उसको बेल टेक्सट्रॉन कहते हैं, 1960 के दशक के अंत में ये बनाए गए हेलीकॉप्टर्स हैं और अपग्रेडेड वर्जन के रूप में कनाडाई सेना के लिए भी डेवलप किया था ये UH-1, लेकिन वो ईरान के पास नहीं है। बेल 112 ईरान के पास में है, अमेरिका का है। अब हम आएंगे अमेरिका के साथ ही टेक्नोलॉजी लेना, अमेरिका से ही मदद मांगना और फिर अमेरिका को आंख दिखाना, ये क्या खेल है ईरान का, ये भी बात करेंगे। लेकिन बात यहां यह है कि मतलब 20 साल या उससे ज़्यादा समय से ये जो विमान हैं जो अभी काम आ रहे हैं, 25 साल, मतलब 20-25 साल से लगातार उड़ान भर रहे हैं बिना मेंटेनेंस के, साजो सामान है नहीं। और जैसा कि हमने बताया कि एवरेज एज जो है वो 30 साल की है, और इस वक्त यदि हम संख्यक बल की बात करें तो 335 विमान ईरान के पास में हैं और इसमें से 171 विमान ही एक्टिव हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 171 विमानों का बेड़ा है टोटल ईरान के पास में। अब आप देखिए कि दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसिंग यदि कंट्रीज की बात करें तो दुनिया के नंबर मतलब 1, 2, 3 में, तो तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ईरान। ओपेक की यदि हम बात करें, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं, ओपेक में ईरान तीसरे नंबर पर ऑयल प्रोड्यूसिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोचिए जरा कि इतना रिच नेचुरल रिसोर्सेज वाला देश इस तरह से फंसा पड़ा है। अब समझ लेते हैं इसके क्या कारण है। कारण वही हमने बताया कि 1979 में जब इस्लामिक क्रांति फॉर्म होती है तो दुनिया के बाकी जो मॉडर्न देश हैं उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और ये सैंक्शन अब तक जारी है। बीच में एक चंक आया, हमने बताया आपको 2015, और 2018 आते आते ये जो एयरबस बोइंग से समझौते हुए थे, ये 2018 तक आते आते धूल में मिल गए। और इसका कारण क्या हुआ? 2018 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ जो ईरान के साथ जो अमेरिका की डील थी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, कैंसिल कर दिया, और ईरान को साफ कह दिया कि हम आपके साथ किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे अनलेस आप ये जो आपका परमाणु और मिसाइल का जो प्रोग्राम चल रहा है इसको बंद करें और दुनिया के साथ नक्शे कदम से कदम मिलाकर चलें, दुनिया के नक्शे पर थोड़ा सा ठीक से अपनी वो रखें, प्रेजेंस रखें, धमकी ना दें। अब बात कर लेते हैं ईरान धमकी क्यों देता है। ईरान के साथ ये बात है कि ईरान अपनी सुप्रीमेसी चाहता है इस्लामिक जगत में। इस्लामिक जगत की कहानी यह है कि ओटोमन एम्पायर, जिसको उस्मानिया एम्पायर भी कहते हैं, उस्मानिया बादशाहत भी कहते हैं, ओटोमन एम्पायर जब खत्म होती है, यानी टर्की का इस्तांबुल का साम्राज्य जब कैलिफा खत्म होता है, इसके बाद से अंग्रेजों की मेहरबानी से, ब्रिटिश हुकूमत की मेहरबानी से ये जो ताज है कैलिफेट का, ये सऊदी अरब के हाथ में आ जाता है। सऊदी अरब सुन्नी मुसलमान है। जब तक इस्तांबुल के पास ये खिलाफत थी, यानी टर्की के पास ये खिलाफत थी, तब तक वहाँ यूरोप का असर था, मॉडर्नाइजेशन था। इस्तांबुल एक दुनिया का चमकीला शहर था जो आज भी आपको मिलेगा। आज भी टर्की की जो संस्कृति है वो बाकी इस्लामिक कंट्री से नहीं मिलती है। वहाँ अभी ये जो तैयब एर्दोगान हैं ये जरूर कट्टरपंथ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यूरोप की कल्चर ज़्यादा है क्योंकि क्रिश्चियन ही थे।
ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो साम्राज्य था ये क्रिश्चियन था जो कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने तो अपनी वो मॉडर्नाइजेशन की बात, मतलब इस्लाम भी और मॉडर्नाइजेशन भी थोड़ा सा मॉडरेट किस्म से चलते रहे, मध्यम मार्ग के ऊपर। लेकिन जब सऊदी अरब के पास में ये पावर आया खलीफत टाइप का, क्योंकि मक्का मदीना उनके उसमें है, ऑटोमन एम्पायर पहले जब थी तो उन्हीं के अंडर में थे सब, तो अब सऊदी अरब की हेजेमनी अमेरिकन सहायता के साथ में आई। यूके और यूएस, ये पश्चिमी ताकतें जो हैं ये उस वक्त भी एक थी और आज भी लगभग एक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये सऊदी अरब को दिया पावर और मक्का मदीना की सिक्योरिटी उनके हाथ में दे दी, पूजा पद्धति जो भी है उनकी इबादत वगैरह जो भी है वो सऊदी अरब वालों को दे दी, तो उसमें अमेरिका भी साथ था। इस बात से ईरान चिढ़ा हुआ है। ईरान शिया बहुल इलाका है और सऊदी अरब सुन्नी, दोनों में रवायती दुश्मनी है, इस्लाम की शुरुआत के दिन से दुश्मनी है। अली के जो प्रोफेट मोहम्मद साहब के जो दामाद थे इमाम अली, उनके लोग शिया कहलाते हैं। उनकी जो बीवी थी जो प्रोफेट मोहम्मद साहब की भतीजी थी, बेटी थी फातिमा, उनकी हिसाब से वो फातिमिद एम्पायर, फातिमिद डायनेस्टी कहलाती है ईरान वाली, ये जो इलाका है। अब बात कर लेते हैं कि इस्लाम के ऊपर पकड़ किसकी बने। इसके ऊपर ईरान अमेरिका से नाराज रहता है कि आप सऊदी अरब का साथ देते हैं, हमारे से दुश्मनी रखते हैं। पहले शुरुआत में तो यही था और 1979 तक अमेरिका थोड़ा सा यूं भी था कि अमेरिका के हिसाब से चलता था ईरान। बाद में हालात चेंज हुए। अब शिया मुसलमानों की हेजेमनी रहेगी इस्लाम के ऊपर या सुन्नियों की रहेगी, इसमें सऊदी के और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनियां हैं। और ईरान वाले वैसे भी अजमी मुसलमान कहते हैं अपने आप को, वो सऊदी वालों को अरबी मुसलमान कहते हैं और खुद को अजमी मुसलमान कहते हैं। और तंज कसते हुए ये भी कहते हैं कि ये ऊँटनी का दूध पीने वाले और गाय को काटने वाले लोग हैं और हम ऊँटनी का मांस खाने वाले, गाय का दूध पीने वाले लोग हैं, ईरानी लोग ये कहते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस भी है वहाँ पर। इस कल्चरल डिफरेंस में अब ईरान की अमेरिका से बेजा दुश्मनी है, क्योंकि जब ये खमेनी वहाँ आए उसके बाद से अमेरिका की दुश्मनी ज़्यादा बढ़ गई और अमेरिका ने पूरी तरह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और बाद में ईरान इराक वॉर में भी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी साजिश की तरफ। साजिश ये हो सकती है कि ईरान और अमेरिका के बीच में संबंध अभी भी नॉर्मल नहीं है और नॉर्मल ना होने के पीछे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं इनके बीच में। सीरिया में ईरान की फोर्सेज भी हैं और अमेरिका के बेस भी हैं, मिलिट्री बेस भी हैं, वहाँ झड़पें होती रहती हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने सीरिया के अंदर जो ईरानी बेस हैं उनके ऊपर हमला किया था, फिर ईरान ने कर दिया था। फिर अमेरिका के जो शिप्स हैं, जो मर्चेंट शिप्स हैं, उनको रोकने के काम हो गए। ये तो अभी हाल की घटनाएं हैं। लेकिन इससे पहले लेकर चलते हैं हम आपको 1988 में, जब ईरान इराक वॉर चल रहा था। इसमें अमेरिका ने एक ऐसा काम किया था जिसकी बाद में अमेरिका ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन वो काम किया था ईरान को टेरराइज करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका से इस तरह की चूक हो जाए कि वो लड़ाकू विमान की जगह पैसेंजर विमान को अपना निशाना बना ले। ये 1988 में अमेरिका ने ईरान के एक पैसेंजर जहाज को उड़ा दिया था और इसमें करीब 300 लोग मारे गए थे ईरान के। बड़ा ब्लास्ट हुआ एक तरह का पूरे रीजन में कि यार ये क्या हो गया। ईरान ने आपत्ति दर्ज कराई तो अमेरिका ने माफ़ी मांगी, हालांकि उसमें कई साल लग गए, लेकिन ईरान को टेरराइज कर दिया। और कई सालों के बाद अमेरिका ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं और जितने जो लोग मरे हैं इनके परिजनों को हम कॉम्पनसेट करेंगे, मुआवजा देंगे। बात यहीं थम जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बात यहाँ नहीं थमी और ईरान बदला लेता रहा, छोटी छोटी हरकतें करता रहा। फाइनली 2020 में यूक्रेन से उड़ा हुआ एक जहाज, तेहरान से उड़ा हुआ एक जहाज जो यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहा था, उसको ईरान ने उड़ा दिया और बयान दिया ये जहाज भी पैसेंजर ही था, यात्री विमान ही था। कई पलों तो चुप्पी साधे रहे और बाद में ये कहा कि हमने 2 मिसाइल दागी थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके कुछ ही क्षणों के बाद ये हादसा हो गया और जिम्मेदारी बाद में ईरान ने ली
कि हमने यूएस का विमान समझकर इसको उड़ाया। तो आप देखिए धमकी देने का और ये जो वॉर करने का एक तरीका देखिए आप, टेरराइज करने का काम। अब वो पैसेंजर तो यूक्रेन के थे, तो ये चलता रहा। अब आ जाते हैं हम अभी हाल ही में, अभी 3 साल ही हुए हैं, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को जो उड़ाया गया था, उससे ईरान बहुत परेशान था। इसका बदला ईरान लेना चाहता था और ईरान ने बाद में सीरिया में जो अमेरिकन कैंप है उसके ऊपर हमले भी किए थे। हमने भी हमारे प्रोग्राम्स में आपको अपडेट्स दिए हैं इन सब बातों के। तो ये सब कुछ चल रहा है। इस बीच में यदि हम ये कहें कि अभी जिस तरह से इजराइल के ऊपर ईरान ने अटैक किया था और बाद में ईरान ने कुछ बात ये भी कही कि हम इस धरती से इजरायलियों को उड़ा देंगे, साफ कर देंगे, इस तरह के बयान भी आते रहते हैं इनके। बाद में इजराइल ने भी बदला लिया, एक कार्रवाई की। अब पता नहीं उस कार्रवाई के बारे में क्लियरेंस नहीं आई कि वो कार्रवाई सही थी या कि मिलीभगत थी। ईरान को तो अपनी जो पॉपुलेशन है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनके कंजम्पशन के लिए इजराइल के ऊपर वॉर छेड़ना, मतलब तब जबकि वहाँ खमेनी के वंशजों की ही अभी डायनेस्टी है एक तरह से। ये इस्लामिक रूलर्स जो हैं, इस्लामिक जो क्रांति करने वाले जो लोग थे, तो कहने का मतलब ये कि अभी भी वहाँ इस्लामिक रूल है, और इस्लामिक रूल है तो शरिया का रूल है। शरिया का रूल है तो उसमें इजराइल का अस्तित्व नहीं हो सकता है धरती पर। ये इस्लाम मानता है। इस्लाम की जो तालीम है, टेनेट्स हैं, उसमें शामिल है कि इजराइल नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए दुनिया में। तो यदि वहाँ पर इस्लामिक कैलिफेट ही एक तरह से है, इस्लामिक अमीर की ही राज सत्ता है, तो उसको कंज्यूम कराने के लिए, उसको खुश रखने के लिए ईरान के नेताओं को ये कहना पड़ता है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। और जो पैलेस्टाइन में, जो गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, उसमें हम फलस्तीनियों के साथ हैं, हमास के भी साथ है एक तरह से, जबकि वो सुन्नी है। अब लेबनान से आने वाला हिजबुल्ला, उसको फंडिंग करता है ईरान, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ लड़ता है। तो ये पूरा का पूरा सीन है। ये प्लॉट बिछा रखा ईरान ने कि हम धरती से इजराइल का नामो निशान खत्म कर देंगे और इसमें हम आगे से बढ़कर काम करेंगे, अरब वाले काम नहीं करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड में अरब जा रहा है, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम असली इस्लाम है। और असली इस्लाम क्या है? जो यहूदियों को इस धरती से खत्म कर दे, समूल नष्ट कर दे। यह है लड़ाई। अब इसमें इजराइल भी मोसाद जैसी खतरनाक एजेंसी लेकर बैठा है। और ये जो इब्राहिम रईसी का हादसा हुआ है कल, जिस तरह से हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं कि इजराइल ने कुछ किया हो। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस हैं, इजराइल इस वक्त चूंकि फंसा हुआ है एक तरह से हमास के साथ, जिस तरह की जंग है उसमें इजराइल के अंदर ही बेंजामिन नेतन्याहू को जिस तरह का पार्टी के अंदरूनी, गठबंधन के अंदरूनी जो प्रॉब्लम चल रही हैं, वहाँ उदारवादी टाइप के जो नेता हैं, लिबरल्स जो हैं, सेकुलर टाइप के जो लोग हैं, वो गाजा में ऑपरेशन बंद करने की बात कर रहे हैं और पैलेस्टाइन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो कट्टरपंथी, धुर दक्षिणपंथी जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको हमास को जड़मूल से समाप्त करो, नहीं तो वापस हमास खड़ा होगा और गाजा के ऊपर पूरा कंट्रोल। 8 जून तक अल्टीमेटम है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को, ये जो लिबरल्स हैं इनकी तरफ से, कि या तो आप जवाब दें। अब 8 जून को यदि ये जवाब दे देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि हम आपकी डिमांड पूरी कर लेंगे, रक्षा मंत्री जो वहाँ के, उनकी और बाकी लोगों की, तो ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये सरकार छोड़ देंगे। तो वहाँ अभी फंसावट है। योव गैलेंट जैसे नेता हैं, योव गैलेंट ने अल्टीमेटम दिया 8 जून का, योव गैलेंट के साथियों ने। तो लगता कम है कि मोसाद ने वो जो ड्रोन हमले किए थे ईरान ने, उसका बदला लिया होगा। बात अब टिक जाती है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि ईरान आए दिन अमेरिका को धमकाता है। अभी हाल में जिस तरह से रेड सी में जो काम चल रहे हैं और जिस तरह से अभी ईरान ने जो काम किए हैं, उससे अमेरिका चढ़ा हुआ तो है।
तो अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें चल रही हैं उससे इतर हमारी तरफ से एक बात हम कहना चाहते हैं कि हादसा तो कम लगता है। हालांकि 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का ये जो हेलीकॉप्टर है उसमें और ईरान में जो विमान सेवाओं के जो हादसे हैं उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर साथ में उड़े, वो आ गए और तीसरा गायब, ये कहानी कुछ और कहती है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस आएंगे, बातें चलेंगी, ईरान भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि दुनिया में इस तरह के हादसे होते रहते हैं, कराए भी जाते हैं। हमारे अभी जनरल बिपिन रावत का जो हादसा हुआ उसको हम भूले भी नहीं हैं, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई कि चाइना का हाथ था या नहीं था, कोई सबोटेज था या नहीं था। इसी तरह यदि पुरानी बात करें तो पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक का विमान क्रैश हुआ था, ये भी आज तक कोई पता नहीं लगा कि किसने उड़वाया, क्या हुआ। भारत में ऐसे अनेकों किस्से हैं, दक्षिण में भी कांग्रेस के बड़े लीडर। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कई बार हादसा होता है, कई बार कराया जाता है। इब्राहिम रईसी की जहां तक बात है, इब्राहिम रईसी बहुत पावरफुल लीडर थे ईरान में, और रुहुल्लाह खमेनी के बाद जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी के बाद ये उत्तराधिकारी माने जा रहे थे इब्राहिम रईसी। ईरान के सुप्रीम लीडर के बतौर इनका नाम चलता था। अब इसमें वहां के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन लगता तो कोई बाहरी साजिश ही है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन रीजन में इस तरह का यह हादसा आगे क्या गुल खिलाएगा, इसको लेकर हमारी नजरें होनी चाहिए। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है इससे यदि कोई सबोटेज की संभावना है, आशंका है, तो फिर ईरान भी कुछ गड़बड़ करेगा, और उस गड़बड़ में रीजन में पीस और स्टेबिलिटी का भी इश्यू हो सकता है। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में, गल्फ में जो कुछ चल रहा है, ये भी एक भयावह पिक्चर है। रूस यूक्रेन की जहां तक बात है, वो फैलने का डर नहीं है, अनलेस कि नाटो उसमें ना कूद पड़े, जो कि अमेरिका अब इशारे कर चुका है कि वो उसमें उस तरह से तो नहीं जाएगा। वॉर में सैनिक तो अपने नहीं उतारेगा, तो सैनिक नहीं उतारेगा नाटो, तो फिर उस तरह की वॉर बढ़ने की आशंका नहीं है। लेकिन ईरान वाला जो मसला है, ये बढ़ सकने की उम्मीदें हैं, क्योंकि उसमें बाद में अमेरिका के साथ में कुछ बड़ा काम भी हो सकता है। तो हमारी भी नजरें हैं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।